बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे है। आज के जो ऐसे में हम साइंस का ऐसे पढ़ेंगे। ये ऐसे पहले जरा देख लें जी किस टाइप का ऐसे है और इसमें कैसे लिखते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होती है, और मोर ओवर हम इस ऐसे के साथ साथ हम इडियम्स भी पढ़ेंगे और इस तरह से आपने इस ऐसे को लेके चलना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली बात तो ये, इस ऐसे को हम डिस्कसिव एसेस कहते हैं। ऐसे 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 जिनमें डिस्कशन होती है। जाहिर है जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके दोनों पहलुओं पे बात करते हैं, यानी उसके गुड एस्पेक्ट्स पे भी और उसके बैड एस्पेक्ट्स पे भी। तो ऐसे एसेस को हम क्या कहते हैं? ऐसे एसेस को हम डिस्कसिव एसेस कहते हैं, डिस्कशन एसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है और प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स दिए जाते हैं जो आज के क्या दादो शुमार हैं, आज के दौर में वो कैसे यूजफुल है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आप अपना ओपिनियन देते हैं छोटा। उसके बाद जो शुरू होती है वो हमारा है मेन स्ट्रक्चर है, मेन बॉडी है उस ऐसे की, जिसमें हम क्या करते हैं? हम एक एस्पेक्ट देते हैं और एक एस्पेक्ट पे बात करते हुए हम उस पे आर्गुमेंट रेज करते हैं। यानी कि कैसे होता है आर्गुमेंट रेज कैसे करते हैं? फर्ज करो कोई भी आपने उसमें एक बात की, उसकी फेवर में बात की या उसकी पॉजिटिव बात की या उसकी ओपोजिशन में बात की। वन एस्पेक्ट को लेते हैं और उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स और एग्जांपल्स देते हैं। तो क्या होगा? ये एक हिस्सा हो गया। दूसरे एस्पेक्ट को लेते हैं और उस पे आर्गुमेंट्स और दलाइल देते हैं और इस पे एंड पे जाके आप कंक्लूड कर देते हैं उसको। कंक्लूड कैसे करेंगे कि कंक्लूडिंग रिमार्क समरी बता देंगे जो सारी डिस्कशन की है, और क्या होगा? अपना ओपिनियन एंड पे आप समराइज कर देंगे कि लास्ट पे अपना खुद का ओपिनियन दे देंगे। अब जरा देखिएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होगा। जाहिर है जिस चीज के दोनों पहलू हैं, वो अच्छा भी है और बुरा भी है, तो ये बात या वो चीज या वो फिनोमिनन या फिलोसफी या वो आइडिया कब का होगा? प्रेजेंट का या पास्ट का? जी बच्चों, कौन सा होगा वो? जिसके पहलू दोनों हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, हार्म्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। तो ऐसे ऐसे प्रेजेंट प्रेजेंट ऐसे सब्जेक्ट्स हम कौन से डिस्कस करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेजेंट प्रेजेंट के टॉपिक्स होते हैं जो आज के दौर में हो। तो इसलिए आपने ध्यान में रखना है कि जब भी हमने डिस्कसिव एसेस करेंगे तो वो मोस्टली प्रेजेंट के गिर्द ही घूमेगा। अलबत्ता आप बीच में कोई एग्जांपल दे सकते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर ज्यादातर क्या होगा? मोस्टली प्रेजेंट होगा। अलबत्ता जो एग्जांपल्स हैं वो आप पास्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल जाहिर है आपने आर्गुमेंट जब सपोर्ट करते हैं तो एग्जाम्पल कुछ पास्ट से देते हैं, कुछ प्रेजेंट से देते हैं। सपोज हम डेमोक्रेसी पे बात करें। अब डेमोक्रेसी क्या है? पास्ट में थी या आज का भी फिनोमिनन है ये? आज भी है। अब हमने एक आर्गुमेंट लिया उसका फायदे का, तो वन एस्पेक्ट आपने बात कर रहे हैं, तो जो उसके फायदे होंगे, उसके बेनिफिट्स होंगे, वो आज भी मौजूद हैं। अब अपने आर्गुमेंट्स देंगे कि ये फायदे हैं और ये उसकी मिसालें। ये मिसालें देते हुए आप पास्ट को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मिसाल जो है वो प्रेजेंट से भी हो सकती है और पास्ट से भी हो सकती है। लेकिन जब आपने उसकी एग्जांपल जो है वो मैंने बताया दोनों से, लेकिन ज्यादातर वो टेंस क्या होगा? वो प्रेजेंट टेंस ही इस्तेमाल करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि चूंकि हम बात कर रहे हैं मौजूदा फिनोमिनन को, मौजूदा एस्पेक्ट को, मौजूदा किसी फिजिकल लॉ को या मौजूदा किसी ह्यूमन नेचर के एस्पेक्ट को, जिसके दोनों पहलू हो सकते हैं।
तो ऐसी सूरत में जो प्रेजेंट की जितनी भी बातें होंगी और डेफिनेटली ज्यादा प्रेजेंट की होंगी, वो प्रेजेंट इंडेफिनेट और इंफॉर्मेशन वाले इज एम आर के साथ इस्तेमाल करेंगे। अलबत्ता एग्जाम्पल देते हुए समटाइम जो है वो पास्ट में भी एग्जाम्पल हो सकती हैं, तो वो पास्ट में होगी। एग्जाम्पल देखिएगा जी, को एजुकेशन। सपोज अब आपने देखना, जरा ये लेआउट समझनी है किस तरह से। पहले आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद जो है उससे पहले क्या होगा, उससे पहले हमने क्या इस्तेमाल किया उसका, हमने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया, उस टर्म को डिफाइन कर दिया। को एजुकेशन की प्रेजेंट स्टेट क्या है और क्या ओपिनियन है, यहां से आप बात शुरू करेंगे। और ये भी उसी तरह से आप थीसिस स्टेटमेंट के साथ शुरू करेंगे। कोई भी ऐसे है वो हमेशा थीसिस स्टेटमेंट के साथ शुरू करते हैं। थीसिस स्टेटमेंट से क्या मुराद है कि आप जो है आप एक ऐसा सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोवर्ब इस्तेमाल करते हैं, कोई कोटेशन इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है, वो आइडिया जनरेट होता है उस चीज को समझने का। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वो हम थीसिस स्टेटमेंट, फर्स्ट करो को एजुकेशन पे बात करनी हो, तो आप क्या कहेंगे, कैसे जो है ना वो उसकी थीसिस स्टेटमेंट देंगे, या कैसे आइडिया डेवलप करेंगे स्टार्ट। हम कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसे स्टेटमेंट दे लें कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज कंसिस्टेड ऑफ विमेन, और इसी तरह से आप कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। या आप कह लें मेन एंड वुमेन आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। अब चूंकि को एजुकेशन है तो आइडिया को एजुकेशन का, जिसमें मर्द और औरत इकट्ठे पढ़ते हैं, लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे हमने उस पे ये जनरेट किया, एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो आपके मेन टॉपिक के साथ रिलेट करती हो। तो इस तरह से वो आइडिया, वो जो स्टेटमेंट होगी, वो आपको रिलेट करेगी आपके मेन टॉपिक के साथ। ये उसूल है जब भी आपने क्या करना होता है, जब आपने थीसिस स्टेटमेंट या आपने वो स्टेटमेंट देनी होती है। अब साइंस के बारे में आप बात कर रहे हैं सपोज, तो साइंस की थीसिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है, आप किसी की कोटेशन देख लें। मसलन हम क्या होगा, एक है कि साइंस डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम विदाउट क्रिएटिंग 10। एक मशहूर कोट है, राइटर है, वो कहता है कि बर्नर्ड शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ कहता है कि साइंस एक मसला हल करती है तो 10 और पैदा कर देती है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के साथ होगा, यहाँ पे दोनों पहलू आ गए उसके, कि एक मसला हल भी करती है और पैदा भी नहीं करती है। तो इस तरह से हमने ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी कोटेशन से ऐसे का स्टार्ट करेंगे जिसको थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं, और जो हमारे सेंट्रल आइडिया के साथ रिलेट करती है। डेमोक्रेसी इसी तरह से, डेमोक्रेसी क्या होगा, आप कह लें इस तरह से, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो इस तरह से इब्राहिम लिंकन की एक कोटेशन से आप उसका आगाज कर सकते हैं। कोई अपनी तरफ से खुद भी स्टेटमेंट बना सकते हैं लाइकवाइज। तो दिस इज द वे हाउ टू प्रोसीड विद। फिर आपने बॉडी पे आ जाना। अब हमने को एजुकेशन की बात की, तो पहला आपने कहा ये इसके फायदे हैं, आपने फायदे के आर्गुमेंट्स दे दिए, एग्जाम्पल दे दी। फिर आपने कहा इसके नुकसान भी हैं, आपने नुकसान की बातें बता दी, आर्गुमेंट्स दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए। एंड पे जाके कंक्लूड कर देंगे कि को एजुकेशन है तो नुकसान दे, लेकिन इस तरह से फायदेमंद भी है, समराइज कर दिया, और अपनी सजेशन एंड पे दे देंगे, क्योंकि ओपिनियन आपने एंड पे आपने देना होता है। ये जो मैंने शुरू में ओपिनियन बताया ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन जो एंड वाला कंक्लूजन में ओपिनियन है ये आप जरूर देना है, जिसमें आप, क्योंकि कोई भी जो स्टडी है, एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन लर्निंग या ह्यूमन स्टडी इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन प्रॉब्लम, तो इसलिए उसके इंसानों के मसाइल को हल करना है। अब जरा देखें जी, इंट्रोडक्शन करवा दिया। ये सिस्टमैटिक एंड इंपीरियल नॉलेज होता है, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। और कैसे होता है, गॉट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। फिर आप कहेंगे कि कोई भी चीज, नथिंग इज बैड और गुड, बट इट्स यूज डिटरमिन्ड इट।
यानी साइंस बजाते खुद बुरी नहीं है, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले क्या है, वो बुरे हैं। यानी कि जो उसका डिस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करते हैं। लाइक साइंस में ह्यूमन हेल्थ भी है, लेकिन वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन भी है। साइंस में क्या होगा, बड़ी बहुत सारी लेजर्स या ऐसी क्या होगा टेक्नोलॉजी है जिसमें ह्यूमन बीइंग के प्रॉब्लम हल किए जाते हैं। फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में सोचा जाता है, साफ पानी मुहैया किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड ये क्या है, इससे एटम बॉम्ब भी बनता है। ये क्या होगा, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम जो ना ह्यूमन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम कहेंगे कि नथिंग इज गुड और बैड, बट इट्स मेक इट सो। यहाँ से ये ऐसे भी कह सकते हैं। फिर ये ऐसे जो है वो दो तीन तरीकों से आता है। समटाइम सिंपल साइंस पे नोट आ जाता है, समटाइम एडवांटेजेस ऑफ साइंस पे आ जाता है, समटाइम हार्म्स ऑफ साइंस पे आ जाता है। तो आपने क्या होगा, अपने स्टेटमेंट के हवाले से जो पूछा है, ज्यादातर साइंस के बारे में आता है, क्योंकि इस लेवल पे स्टूडेंट का वो इतने उस तरह से आर्गुमेंटेटिव नहीं होते, इसलिए वो ज्यादातर जनरल ही वो सवाल होता है। उसके बाद जी, उसके बाद हम क्या है, ये हम इट प्रोवाइड्स अप्रोच टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल फिनोमेना ऑफ नेचर। ये साइंस का इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं, क्या कहेंगे जी साइंस के बारे में, व्हाट इज अ साइंस? जी, वन हु वांट्स टू गिव ओपिनियन? जी, तो इस तरह से हम अब देखेंगे कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं साइंस के। साइंस के बेनिफिट्स में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो साइंस के बेनिफिट्स बताइएगा जी, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं साइंस के? हमें फैसिलिटीज मिलती हैं इसकी वजह से। क्या बहुत पहले घर नहीं होते थे और लोग गांवों में और जंगलों में रहते थे, लेकिन अब साइंस की वजह से घर बन गए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई। जी, एक तो पॉइंट इसकी आपका आ गया जी, हाउसिंग का पॉइंट आ गया। इसके अलावा जी एनीवन? हम लोगों ने हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट, जैसे पहले हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस होती थी, लेकिन आज साइंस की वजह से उनका ट्रीटमेंट हो गया। जी, हम बहुत सारी डिजीजेस की ट्रीटमेंट होगी जी, ये हेल्थ इश्यूज जो है ना वो खत्म हो गए जी। एनी अदर? एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इंप्रूव हुआ जी, एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ। अब देख रहे हैं कि आप बहुत सारे पॉइंट्स हो ना आपके सेकंड चैप्टर में से हैं, आप सेकंड चैप्टर में से आप सोच रहे हैं जो यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके अलावा जी मरियम नाइम? ट्रांसपोर्टेशन हमारी बेहतर हुई, क्या फायदा हुआ उसमें? पहले लोग जो है वो दूर सफर करते थे और पैदल ही जाते थे, लेकिन साइंस की वजह से अब जो है ये शिप्स और एरोप्लेन्स वगैरह और ट्रेन्स वगैरह। दो चीजें, फास्ट फास्ट हो गया, कंफर्टेबल हो गया, और ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए इसके। ट्रांसपोर्टेशन, टाइम सेविंग प्रोसेस हो गया भी जी, टाइम सेविंग हो गया जी। और जी इसके अलावा पॉइंट्स? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जी सुपर स्टेशंस। जी, आयशा अमजद क्या बता रही थी? कम्युनिकेशन, मतलब अब कम्युनिकेशन हमारा बेहतर हो गया। आप आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है एंड मैनी मोर, बहुत सारे जो ना वो टूल्स ऑफ क्या होगा वो कम्युनिकेशन है जी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जी जी मारिया, क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आगे, उससे क्या हुआ, हमारी लाइफ कंफर्टेबल हो, क्या होगा, हम ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, इजी फील करते हैं। कंफर्टेबल होगी। पहले लोग जी, तो क्या होगा, पहले ज्यादा टफ टाइम लेते थे, ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारते थे। अब क्या होगा, लोगों का जो जिंदगी है वो आसान होगी जी। इसके अलावा जी और साइंस की वजह से जो दुनिया वो एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो गई ग्लोबल है। विलेज में, और कम्युनिकेशन का इफेक्ट है। इनफैक्ट ये कम्युनिकेशन में डिस्कस करेंगे कि इसकी वजह से ग्लोबलाइज जो ना वो विलेज बन गया। अब हार्मोनाइज्ड जो ना वो होगी कल्चर्स की, हार्मनी ऑफ कल्चर्स है, मिक्स कल्चर हो गया दुनिया का। ये फायदे में भी आएगा, नुकसान में भी आएगा, जाहिर है। आप अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं जब वो दुनिया का कल्चर अडॉप्ट करते हैं जी। इसके अलावा
साइंस के जरिए से हम लोगों ने बहुत सारी नेचुरली occurring चीजों को भी खुद से कर लिया अपने बेनिफिट के लिए, जैसे बारिश वगैरह और दूसरी चीजें। जी, हम बहुत सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बहुत सारी जो ना वो फैसिलिटीज ले सकते हैं। फिनोमेना ऑफ नेचर को, बेसिकली फिजिकल लॉज को हम समझकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस बेसिकली है ही किसकी स्टडी है? फिजिकल लॉज की स्टडी है जो कायनात में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जब से कायनात पैदा की उसमें फिजिकल लॉज जो है वो बना दिए। ग्रेविटेशन आज नहीं बनी, पहले की बनी हुई है, लेकिन ग्रेविटेशन को आप समझने से क्या होगा, बहुत सारे मसाइल हल हुए। जैसे आपने मैग्नेट आज का नहीं बना, मैग्नेटिक फोर्स पहले से थी। मैग्नेटिक फोर्स को समझ के आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, जनरेटर बना दिया, मोटरें बना दी। ये सारा का सारा इसी वजह से मुमकिन हुआ। बुलेट ट्रेन बना दी इवन आप, ये भी मैग्नेटिक जो ना वो क्या है की वजह से हुआ, मैग्नेट की वजह से। जी, बिसाइड दिस इसके अलावा हाउसेस भी स्पेस भी चला है। हाउसेस की बात होगी है, हाउसिंग इंप्रूव होगी। इसके अलावा जी चलें जी, डिस्कवर किए। आप जरा आप देखिएगा जी। हाँ, पहले देखिएगा जी, हमारी चेंज एंड आउटलुक हुई। सबसे पहला हमारी सोच बदली है। हम क्या होगा, ओपन माइंडेड हो गए हैं, एक्सेप्टिंग हो गए हैं। वी हैव बिकम एक्सेप्टिंग, वी एक्सेप्ट न्यू फैक्ट्स, वी एक्सेप्ट न्यू थिंग्स, वी एक्सेप्ट न्यू डिस्कशंस। तो हम उस पे हमारी आउटलुक चेंज हो। फिनोमेना ऑफ नेचर को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इसकी बहुत सारी मैनिपुलेशन होती है। जैसे भी आप कह रहे थे, हम कायनात को समझते हैं और उसको यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। कंफर्ट्स ऑफ लाइफ में इजाफा किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो भी आप बता रहे थे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो है दे हैव मेड द लाइफ कंफर्टेबल। कम्युनिकेशन जो है ना बेहतर हुई, हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसपोर्टेशन फास्टर और कंफर्टेबल होगी। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट अप्लायंसेस ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया। खाना स्टोर करना, फूड को प्रोडक्शन करना, ये सारा कुछ आसान हो गया। हेल्थ फैसिलिटीज और प्रोविजन हमें मिल गए, वो हमारे बेहतर हो गए वक्त के साथ साथ। और हमारे फियर्स जो सुपरस्टिशन थे वो खत्म हो गए। वो आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा। हम फियर जो थे पास्ट में वो हमारे सारे के सारे खत्म। अब हम जो ना वो साइंटिफिकली बिलीव करते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके बेनिफिट आगे, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल होती है, और ठीक है इस तरह से कैंसरस जो ना वो डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये साइंस का करिश्मा है। जो दुनिया में टोटल इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आया, ये भी साइंस की वजह से आया। और पहले दुनिया में इकोनॉमी क्या थी? दुनिया में एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, क्योंकि दुनिया में सारे लोग जो है वो खेती बाड़ी किया करते थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो सफर है, जर्नी है, दैट इज ड्यू टू साइंस। बिकॉज साइंस ने मशीनों को बनाया, उसने उस प्रोसेस को समझा, फिर उस प्रोसेस को समझ के उसने मुख्तलिफ चीजें बनाई, प्रोडक्ट्स बना दिए। अब एक कपास होती है, उससे आप तरह तरह के डिजाइन वाले कपड़े बनाते हैं। पहले इंसान बड़े से बड़ा कपड़ा बनाता था तो वो जस्ट क्या होता था, वो व्हाइट कलर का होता था, एंड सिंपल सो। दुनिया एक सोसाइटी या ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई, जिसमें होमोजेनाइज कल्चर है, होमोजेनाइज फीलिंग है। इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि हम वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, हम दूसरों से सीख लेते हैं, हम दूसरों से समझ लेते हैं, हम अपने आइडियाज को वी इंप्रूव आवर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ अदर। अगर दुनिया में कोई अच्छी बात हो तो वी टेक फ्रॉम दैम। दुनिया जो है वो नॉलेज किसी की मिरास नहीं है। नॉलेज इज नाइदर वेस्ट एंड नाइदर ईस्ट। क्या होगा? इट इज द एसेट ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत का एसेट है। फूड प्रिजर्वेशन, और पहले से पैदावार ज्यादा होगी और ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर होगी। एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस आ गई लोगों में। जो जो साइंटिफिक मेथड को इख्तियार करते हैं, हम नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। जब साइंटिफिक नहीं होते हम, तो वी आर स्टेगनेंट, वी आर स्टबर्न, हम बड़े जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात मनवाने पे अड़ जाते हैं। एजुकेशन और नॉलेज रिसोर्सेज हमें साइंस की वजह से मिले। आज हम वी कैन जस्ट हैव द thousands of books, even I would say millions of books in just one click. एक क्लिक करें तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज, ऑनलाइन इवन you the class you are taking at present is also due to science. And I was reading yesterday that Zoom, which is the software
it has escalated, its business has escalated in a sudden, क्योंकि पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी जो है वो जूम पे चल रही है, पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो भी जूम पे चल रही हैं। तो इससे आप क्या होगा, ये हमारी किस वजह से मुमकिन हुआ, सॉफ्टवेयर की वजह से, हमारी क्लास कंडक्शन जो है वो इसी वजह से मुमकिन हुआ। तो नॉलेज रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन बुक्स हैं, ये भी मौजूद हैं, प्रिंटिंग आ गई, ये भी इसी वजह से मुमकिन हुआ, पहले तो प्रिंटिंग ही नहीं थी। क्या होगा 1453 में जाके कैक्सटन ने पहला प्रेस इजाद किया। तो ये सूरत हाल है साइंस की, जो है वो वजह से सब कुछ मुमकिन हुआ। किताबों की जाहिर है पहले हाथ से नुस्खे लिखे जाते थे, मैन्युस्क्रिप्ट होते थे जो लिखने में सालों बीत जाते थे, और फिर नुस्खे लिख लिख के जो है वो भेजा करते थे, इस तरह से जो होता था। इंटरेक्टिव क्लासरूम जैसे मैंने अभी बात की, ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर दिए, ये फायदे में भी है नुकसान में भी है। ह्यूमन एफर्ट ज्यादा कम होंगी तो फिर मसाइल हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एंटरटेनमेंट है, आप दोनों बैठे बोर नहीं होते, फेसबुक पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रहे हैं, और उसके अलावा आप जो है यूट्यूब है आपके सामने, वहां पे आप दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन, दुनिया जहान की एंटरटेनमेंट, और इट इज वेरी astonishing फैक्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल, बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड है कि दैट द वीडियोस व्हिच आर just have some pranks, some jokes and some funny videos, they are viewed क्या होगा in millions। और जो एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, बड़ी बड़ी एजुकेशनल वीडियोस भी मैंने देखी, तो वो हजारों तक महदूद होगी, चंद एक वीडियोस हैं जो लाखों तक हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड जस्ट। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया जो है वो एंटरटेनमेंट जो है वो हासिल करती है फ्रॉम दैट क्या होगा दैट रिसोर्स। एक्सप्लोरेशन ऑफ यूनिवर्स हो रही है जी, इसके नतीजे में दुनिया को हम तलाश कर रहे हैं, दुनिया के नए नए फैक्ट्स को देख रहे हैं, हम फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड के बारे में कंसर्न है, ये सारी चीजें जो है हम देख रहे हैं। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, नए नए मीन्स आ गए, नए नए मशीन्स आ गई, इरिगेशन ठीक हुआ, एंड जो अभी आप कह रहे थे हम अपनी मर्जी से बारिश बरसा सकते हैं, आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन पैदा कर देते हैं। ये नुकसान पे बात करेंगे जी, आप क्या नुकसान हो सकता है? पोल्यूशन काज हो रही है, पोल्यूशन हो रही है, इसके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नतीजा ये हुआ कि पोल्यूशन आ गई दुनिया में। उससे आप कहेंगे कि क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ गए, वो क्या ना ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, और उसके बाद रेडियो वेव्स जो है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है, वो हमारे बहुत सारी बीमारियों का सबब बने। ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, एटॉमिक वेपन की वजह से डिस्ट्रक्शन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, हमारे जो है मैस डिस्ट्रक्शन हो गई है जी। इसके अलावा सर लोगों में जो है वो फासले बढ़ गए हैं, लोगों में फासले बढ़ गए हैं जी, है करीब करीब लेकिन फासले ज्यादा है। इफ यू रिमेम्बर द शॉर्ट स्टोरी बटन बटन, तो वो आखिरी लाइन जो ना बड़ी वो दैट इज वेरी आयरनिक, कहता है माय डियर लेडी, डू यू रियली न्यू योर हस्बैंड, तो क्या आप वाकई अपने खामद को जानती थी? तो मतलब के कहने का ये है कि हम जो है करीब रह के भी एक दूसरे से दूर हो गए, और दिस इज अ वेरी यूनिक फिनोमिनन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट दे वांट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स। और मजे की बात देखें, वो लोग, ये स्टडी है और रिसर्च है साइकोलॉजी की, कि वो लोग जो दूसरों के साथ शेयर करते हैं उनको बहुत कम प्रॉब्लम होते हैं, अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं जो शेयर करते हैं। इसलिए आपने एक बड़ी कॉमन पंजाबी की मिसाल सुनी होगी कि जो बंदा बोले ज्यादा उसको कहते हैं ढिडों साफ है, ये मुंह दा बड़बोला है। मतलब कि क्या है उसकी वजह, क्यों कहते हैं हम उसको, क्योंकि वो बंदा यानी दिल से साफ होता है, मुंह से ज्यादा बातें करते, यानी वो एक्सप्रेसिव हो जाता है, तो फिर वो दिल में बातें नहीं रखता। तो जो साइलेंट होता है बंदा, वो ज्यादा क्या होगा, वो अपने लिए भी नुकसानदेह होता है, दूसरों के लिए भी नुकसानदेह होता है जी। इसके अलावा लोग यूजलेस एक्टिविटी में अपना टाइम ज़ाया करते हैं। जैसे हम लोगों ने एंटरटेनमेंट की बात की, तो फिर ज्यादातर जो बच्चे होते हैं फिर वो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते और इस जी, तरह से ये अपना नुकसानदेह भी है, टाइम वेस्टिंग भी है, और उसके अलावा जो वल्गर जो है वो साइट्स हैं या पोर्नोग्राफी है वो रूज पाती है उसके नतीजे में। दैट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट।
ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। बहुत सारी फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, और गॉड सेव अस ऑल, जैसे फ्रस्ट्रेशन आप देखते हैं, जैसे आप जो ना उसमें देखते हैं कि क्या है आप जी, रेप केसेस हैं, चाइल्ड रेप केसेस हैं, तो ये सारे के सारे बेसिकली एबनॉर्मल लोग होते हैं, जो साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, सेक्स फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। तो ऐसे लोग जो है ना वो क्या करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेट होके इस तरह की जो ना बेहुदा हरकतें करते हैं, या इनह्यूमन जो है ना वो एक्टिविटीज करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भी साइंस है कि जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो दे बिकम्स क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड। तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है साइंस का जो हमें पैदा करती है। जी, इसके अलावा मोबाइल साइंस की साइंस का ये भी ड्रॉबैक है कि ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो कम हो गए, जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जी, क्या हो गया, कम हो गया? ह्यूमन एफर्ट्स कम हो गया, हम काम नहीं करते। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ह्यूमन एफर्ट्स, और इसके बारे में मैं अक्सर कंसर्न होता हूँ। ह्यूमन एफर्ट्स कम होने से नुकसान क्या हुआ? आपको तो आसानी मिल गई, लेकिन एक नुकसान सबसे बड़ा क्या हुआ? आपकी एफर्ट्स कम होगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम होगी, आपके मसल जो है ना वीक होते गए, और इट इज अ स्टडी दैट द प्रेजेंट जनरेशन इज 40% वीकर देन द प्रीवियस जनरेशन। यानी आज की जनरेशन जो है ना, ये सारी की सारी फिजियोथेरेपी करवाएगी। मुझे लग रहा है जो आइंदा 30 से 40 साल में डॉक्टर को पूछे ना पूछे, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट को जरूर पूछेगा, जो मुझे लग रहा है कि एज इट इज आई एम ऑब्जर्विंग। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया में क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से नुकसान ये हुआ इंसान को। वो कंफर्ट से इंसान वक्ती तौर पे तो फायदा हुआ, बट इन फैक्ट इन लॉन्ग रन जो है ही हैज डिपेंडेंट, बीमारियां बढ़ गई, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ गई। आज जो ब्रायलर मुर्गी की तरह जो है ना वो सारे लोग कोरोना से मर रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनमें रेजिस्टेंस नहीं है, फिजिकल जो है ना वो स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। और आज जितनी भी साइंस की स्टडी है, बायोलॉजिकल स्टडी है, मेडिकल की स्टडी है, वो ये बताती है कि जितना आप स्ट्रेस कम लेते हैं, जितना आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उतनी आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सब इम्यूनिटी बढ़ाने के जो सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल है वो आपकी डाइट, एक्सरसाइज और उसके बाद स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर होता है। तो ये जो ना आज की साइंस ने ये प्रूव किया कि ये उसके ड्रॉबैक्स। जी, इसके अलावा मोबाइल में किसी का भी पर्सनल डेटा महफूज नहीं है, हैकर सब कुछ हैक कर लेते हैं, बैंक अकाउंट्स वगैरह। जी, आपके जो ना अक्सर वो इंटरनेट ऑफर्स आप लोग शेयर करते हैं, दिस इज अ वेरी स्टूपिड थिंग। ये बहुत सारी हैकर की जो है ना वो लिंक्स होते हैं, जिसमें आपका कोई भी डाटा जो है ना वो हैक हो सकता है उस पर क्लिक करने से। तो आपकी इंफॉर्मेशन, आपके पैसे, आपके क्रेडिट कार्ड्स जो है ना वो, जिसको हम कहते हैं, इसको कलेक्टिवली कहेंगे साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम जो है ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, जहां पे इंफॉर्मेशन भी दे रही है, वहां पे कम्युनिकेशन भी दे रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज आल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। एंड क्या होगा, थेफ्ट केसेस आम होते हैं साइबर क्राइम में। इसके अलावा फ्रॉड मैरिजेस बहुत होती हैं। आप देखते हैं इंटरनेट पे शादी होगी, बाद में पता चला कि वो क्या था, वो फ्रॉडलेंट जो है ना वो थी, क्या नाम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इस तरह से वो ब्लैकमेलिंग जो है ना वो होती है, एंड सच सॉर्ट ऑफ थिंग, सुसाइडल फिर उसके साथ केसेस होते हैं। जी सर, जैसे ये हम लोग नेट यूज करते हैं, इसका अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो हमारी सेहत पे इफेक्ट हो सकती है। सेहत पे इफेक्ट होता है इसका। बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट से हमारी सेहत मुतासर होती है, क्योंकि उसमें वेव्स निकलती हैं। जैसे अभी आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं या मोबाइल के सामने है, तो डेफिनेटली एनर्जी तो मौजूद है ना जो आपको ट्रेवल कर रही है, तो वो एनर्जी जो आपकी आंखों तक पहुंच रही है, तो एनर्जी जाहिर है ये डिस्ट्रक्टिव होती है जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन ऑर्गन्स पे इफेक्ट करती है। और जी, इसके अलावा एजुकेशन में बेशक इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन बहुत से बच्चे अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो खुद सॉल्व करने की बजाय डायरेक्टली नेट की तरफ रुजू करते हैं। कंफ्यूजन भी है, ये कंफ्यूजन है। नेट्स में इतना मटेरियल जो है वन सर्टिफाइड है कि वो आप कुछ समझ नहीं पाते कि राइट आंसर क्या है। बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, तो ये कंफ्यूज भी कर दिया है बजाय किसी पॉइंट पे पहुंचने के। जैसे आप सोशल मीडिया पे हर रोज को नई खबर सुनते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। जैसे आप एग्जाम के बारे में आपको याद हो तो हर दिन एक नई खबर आती थी, आज ये हो गया, आज फलां हो गया, आज कल पेपर हो रहे हैं, फलां डेट शीट आ गई है।
तो दिस सॉर्ट ऑफ क्या होगा, र्यूमर्स एंड क्या होगा, ये दीज आर कॉमन रिजल्ट जी। ले जी हम चलते हैं जी इसके ड्रॉबैक्स पे। डिस्ट्रक्टिव वेपन हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिफिशियल और मैकेनिकल लाइफ होगी जिसमें इमोशंस की जो ना वो क्या होगी, कम होगी। वो वही हिसाब है, पहले भी आपको लतीफा सुनाया होगा, किसी केमिस्ट्री वाले की बीवी रो रही थी, उसने वो रोने लगी तो उसने कहा ये मुझे पता है जो तुम आंसू बहा रही हो इसमें इतने % जो है ना पानी है, इतने % सॉल्ट है, इतने % फलां केमिकल है। उसने कहा दूर फिटे मुंह, तेरी केमिस्ट्री था तो तेरा भी। तो उसको ये तो पता है कि उसमें उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है, लेकिन ये नहीं पता उसके बैक पे इमोशंस क्या है। तो हम हर चीज को क्या होगा, सिर्फ फिजिकली नहीं देख सकते, हमने इमोशनली भी देखना है। इंसान के बहुत सारे इमोशन जो है रिलेटेड होते हैं हार्मोनल एक्टिविटीज के साथ, तो फिर वो बड़ा इंसानी जिस्म पे इफेक्ट करता है। आप अकेले होते हैं, आप सोच रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं, हार्मोनल एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये आज की साइंस ने ये भी प्रूव कर दिया है। मैकेनिकल लाइफ होगी, उसके बाद फैमिली सिस्टम खत्म हो गया। घर में पास रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं, हम करीब नहीं हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं चारपाई पे, मोबाइल पे कहीं और पहुंचे हुए हैं। तो फैमिली सिस्टम हमारा खत्म हो गया, हर कोई आइसोलेशन के चक्कर में है। हम लग्जरीज लाइफ ड्रामा में देख के उसको इतना कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह खैर करे, सारा दिन दौड़ लगी होती है, ये बना लूं, ऐसा करो, ऐसा वो टू करके गाड़ी खुले और टू करके गाड़ी बंद हो जाए, गाड़ी का दरवाजा ऊपर को खुले स्पोर्ट्स कार की तरह, और उसके अलावा मुलाजिम जो है ना वो दरवाजे तक गाड़ी तक छोड़ने जाए, वापसी पे मेरा बैग ले जाए। ये हम ड्रामेटिक लाइफ जो है वो देखते हैं अपने फिल्म और ड्रामों में, और हम भी फिर उसी तरह से जाहिर है होने की कोशिश करते हैं। तो उससे फैमिली सिस्टम भी अबॉलिश हुआ और हम फ्रस्ट्रेट भी हो गए। वल्गैरिटी पोर्नोग्राफी पे बात हो चुकी है। क्रिमिनल यूज भी है, जहां पे आप गुड इस्तेमाल करते हैं वहां पे बैड इस्तेमाल भी होता है, क्रिमिनल इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा कल्चरल वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। ज़रा यूनिवर्सल कल्चर बन रहा है तो हमारी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। हमें अपनी वैल्यूज, अच्छी बातें थी हमारे कल्चर में, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करना, ये सारा खत्म हो गया। आज भाई भाई का दुश्मन है। उसकी वजह क्या है कि हमने समझ लिया कि उच्चा बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी जी गड्डी होनी चाहिए, और हर बच्चे के पास अलहदा गाड़ी होनी चाहिए, और घर की वो क्या है, घर बड़े हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। मटेरियलिज्म बढ़ गया है जी, ऑब्सेस्ड हो गए हम हर वक्त पैसे के दौर में। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज हमने बात की, उसके क्या आफ्टर मैथ्स हैं। डाउन साइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हुई, ये बड़ा अहम पॉइंट है आज की दुनिया में। इस वक्त जो है ना कोरोना वायरस की वजह से सारी चीजें ऑनलाइन चलेंगी, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान लोगों को हुआ, बेरोजगार हो गए, जॉब्स छोड़नी पड़ी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने तकरीबन 70% मुलाजमों को निकाल दिया इस कोरोना वायरस में, और इससे पहले भी ये हो रहा था, लेकिन वो रेट कम था। लेकिन इस वक्त इतना फास्ट रेट है कि 70% जो है ना मुलाजमीन को फारिग कर दिया। उसके बाद आपने कंक्लूड करना है कि ये टू एज वेपन है, दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। बेहतर फायदा यही है कि हम इसको कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करें। अगर हम गैजेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टाइम महदूद कर दें, हर वक्त मोबाइल लेके ना बैठे रहें। अगर कोई फायदेमंद चीज है तो उसको यूज करें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हो। एंटरटेनमेंट हो तो उसका भी एक स्केड्यूल हो। अगर आपने जो है ना वो क्या होगा, यानी अपनी जो अगर फैमिली है तो फैमिली को टाइम दें। अगर आप क्या होगा, इस तरह से आप अपने हिसाब से उसको टाइम देना। ब्यूटीफुल गिफ्ट है ये, आगे मुख्तलिफ कोटेशन है जो आपने उसमें लिख सकते हैं अप्रोप्रिएट जगह पे, उस हिसाब से जहां पे आपका हो। अब देखना जी, ईडियम देखने आपने। क्लोज फिस्टेड मैन, फिस्टेड का मतलब होता है मुट्ठी, जो मुट्ठी बंद करके रखे। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं, कंजूस आदमी कहते हैं। वाटर से जब फिश निकलेगी तो कैसा बिहेव करेगी, बड़ी बेचैन होगी। यानी ऐसे जगह जो बंदा किसी जगह पे बेचैन हो जाए, अनफिट हो, उसको हम फिश आउट ऑफ वाटर कहते हैं। बैड डेट कहते हैं जो बुरा कर्जा। बुरा कर्जा जाहिर है कौन सा होता है, ऐसा कर्जा जो अदा न किया जा सके। जैसे पाकिस्तान का कर्जा जो है ना वो बुरा कर्जा है, अदा नहीं किया जाता। ये अब जो है वो 100 से भी ज्यादा हो गया। शुगर डैडी ऐसे आदमी को कहते हैं जो बहुत ज्यादा खर्च खा हो, दोस्तों में खर्च करने वाला, उसको हम शुगर डैडी कहते हैं। रोलिंग स्टोन का मतलब जो ऐसा स्टोन जो एक जगह पे नहीं ठहरता, रोल करता जाता है, यानी कि एक जगह पे ना ठहरने वाला, जिसका ओपिनियन भी अपना ना हो
और जो एक पॉइंट पे भी जो ना वो ना रहता हो, ऐसे आदमी को रोलिंग स्टोन कहते हैं, फिरतू किरतू, जिसको पंजाबी में कहते हैं फिरतू किरतू। जेल बर्ड यानी ऐसा बर्ड जो जेल में बार बार जाए, यानी ऐसा कौन सा बंदा होता है जो बार बार जेल जाए, ऐसे बंदे को आदि मुजरिम कहते हैं, तो उसको जेल बर्ड। मैन ऑफ लेटर यानी लेटर वाला आदमी, यानी पुराने दौर में आपने देखा होगा मिर्जा गालिब के खतूत, अल्लामा इकबाल के खतूत, तो जो लेटर लिखने वाले लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग, तब लेटर भी एक जो है ना वो क्या होता था, अदब की एक पहचान होती थी, बैलेंस लेटर या लेटर्स। तो ऐसे आदमी अदबी जो अदब से तल्लुक रखता हो उसको हम मैन ऑफ लेटर्स कहते हैं। मैन ऑफ स्ट्रॉ जो तिनके वाला आदमी, स्ट्रॉ कहते हैं तिनके को, घास के तिनके को, यानी जिसकी कोई अहमियत ना हो, कोई ओपिनियन ना हो, हवा आई तो इधर को चले गए, हवा आई तो इधर को चले गए, ऐसा आदमी जिसका अपना ओपिनियन नहीं होता उसको हम कहते हैं। उसके बाद है जी क्लोज शेव या नैरो स्केप, बिल्कुल करीब से बच जाने को हम कहते हैं नैरो स्केप कहते हैं। वाइल्ड जंगली बतख का पीछा करना, गूस कहते हैं, बतख ये मुर्गाबी जिसको हम कहते हैं, जाहिर है वो ना हाथ आनी है ना उसका फायदा होना, यानी फजूल काम करना। उसके बाद है ऐड फ्यूल टू फायर, फायर लगी हुई है और उसमें फ्यूल ऐड करना, यानी कि लड़ाई में इजाफा करना। उसके बाद है एप्पल ऑफ, आंख का तारा। एप्पल जो है ना बड़ा मरगूब है या बड़ा अट्रैक्टिव है, ये असल में बाइबल में जिक्र है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम ने जो खाया था वो फ्रूट एप्पल का था। तो ये एप्पल से मुराद बहुत प्यारा होना, फ्रूट बड़ा खूबसूरत जो ना कोई भी चीज। बर्ड ऑफ पैसेज जो हमेशा पैसेज में रहे, रास्ते में रहे, यानी कि जैसे चंगड़ होते हैं एक जगह नहीं ठहरते। एप्पल पाई ऑर्डर, कभी रेडी पे एप्पल लगे हों तो तरतीब से लगे होते हैं,